जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया था 11 और इसके 5 चैप्टर के क्वेश्चंस हम सिर्फ एक केस स्टडी अटेम्प्ट की थी, तो बाकी के 5 चैप्टर के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 49, A team of young engineers is planning to incorporate private limited company which would provide machine maintenance services to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. However, the engineers are not certain about the following matters. पहला, registration and signing of articles of association. Registration, जी मेरे भाई, registration of articles के हवाले से लॉ क्या कहता है? नहीं, वो तो साइनिंग है ना, साइनिंग में लिखा हो ना, सब्सक्राइबर साइन करेंगे और उसके बाद अपने पर्टिकुलर्स लिखेंगे। चले वही बता दे, पर्टिकुलर्स क्या थे? मेंशन करना होगा। ये बंदा बन रहा है, क्या बन रहा है? चीफ एग्जेक्टिव बन रहा है। खुदा का खौफ करो, चीफ एग्जेक्टिव कहां से? मैं तो पार्ट ए में हूं। साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने ये पढ़ा था, सब्सक्राइबर साइन करेंगे, इतना आपने ठीक बताया। उसके बाद अपने कुछ पर्टिकुलर्स ऐड करते हैं कि नहीं करते? पर्सन, हाँ, नेम, फादर और हस्बैंड नेम, नेशनैलिटी और मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस। घर का एड्रेस है? अच्छा, ये बताइए रजिस्ट्रेशन के हवाले से कंपनी लॉ क्या कहता है? भाईजान, आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं? एक मिनट ठहरिए, किन कंपनीज के लिए ये हाल है? भूल गए हैं सारा। अब मेरे भाई आप बताइए, रजिस्ट्रेशन नहीं बताना? क्यों याद क्यों नहीं किया मेरे भाई? 3 छुट्टियां थी, क्या करते रहे हैं? आपका तो पेपर भी शुरू किया, आप तो ये भी नहीं कह सकते सर रिजल्ट की टेंशन थी। घर गए थे, क्या मतलब? घर वाले क्या कहते हैं यहाँ पे पढ़ना मना है? और मेरे भाई, घर वाले क्या कहते हैं, घर में आके पढ़ना मना है? मेरे भाई आप बताइए, आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या कहता है लॉ? पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, कंपनी प्राइवेट है उसके लिए मर्जी। बिल्कुल गलत। क्या यार, धीरे में तीर तुक्के चलाते रहते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। और लिमिटेड बाय शेयर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। वो रजिस्टर करवा भी सकती है और वो ऑप्ट कर सकती है। क्या? मॉडल आर्टिकल। वो जो कहां पे है मॉडल आर्टिकल्स, कहां मिलेंगे? टेबल ए फर्स्ट शेड्यूल में। डी, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड टर्म्स ऑफ देयर ऑफिसेस। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, मेरे भाई बताइए, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एब्सेंट थे कब भाई? ये पिछले कई दिनों का काम। ये तो चैप्टर 13 स्टार्ट हुआ है, मेरा हमें कितना हफ्ता हो गया। बताएं भाई, ये गोली फिट नहीं हुई अगली? क्यों नहीं याद कर गया? सब भूला है। ब्रेक होती है ना, इसलिए एक छुट्टी जो होती है ना वो सही रहती है। ज्यादा छुट्टियां होना तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, सारा कुछ जेल से निकल जाता है। तो भाई बताइए, फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बताइए। अपॉइंटेड बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। और टेन्योर क्या होगा? टिल फर्स्ट एजीएम। और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर करेंगे। सुभान अल्लाह। नहीं तो मेंबर्स क्या करेंगे? जिन्होंने साइन किया बाद में मेंबर बन जाएंगे ना, तो फिर वो सिलेक्ट करेंगे। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मेरा। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे। कहाँ करेंगे? एजीएम में। और जिसे पूछू वो बताएगा, वो कॉर्नर वाले भाई मेरे। और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का टेन्योर क्या होगा? 3 इयर्स, 3 साल के लिए होगा। अच्छा, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट आप बताइए, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट कौन करेगा?
सब्सक्राइबर्स करेंगे। और उसका टेन्योर क्या होगा? टेन्योर क्या होगा? फर्स्ट एजीएम तक। ये भाई जो टेंशन में बैठे हुए हैं मेरे भाई, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। कब? 14 डेज बिफोर इलेक्शन। शाबाश। 14 डेज ऑफ इलेक्शन, विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। और इसका टेन्योर क्या होगा सब्सिक्वेंट? 3 ईयर। अच्छा, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर बताते हुए और सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर बताते हुए दोनों जगह पे आप लोगों ने गलती की है। इसमें शॉर्टर पीरियड का मेंशन नहीं किया। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव में बताया था क्रिटिकल पोजीशन होती है, इसे आप शॉर्टर पीरियड के लिए टेस्ट बेसिस पे प्रोबेशनरी पीरियड पे भी रख सकते हैं कि देखे सही काम करता है कि नहीं करता। तो शॉर्टर पीरियड डायरेक्टर्स के टेन्योर में नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव के टेन्योर में है, उसे जरूर मेंशन किया करें। 49 क्लियर? आगे चलते हैं। 50 Board of Directors of Hassan Textile Limited (HTL) is not satisfied with the performance of its Chief Executive Officer (CEO) and wants to remove him from his office before expiry of his term on 31st August 2020. Briefly explain options available to HTL for removal of CEO under the above situation. अच्छा, एक चीज आप नोट कीजिए, उसने लिखा है ऑप्शन अवेलेबल टू HTL। HTL को अंडरलाइन कीजिए। उसने ये नहीं लिखा ऑप्शन अवेलेबल टू डायरेक्टर। नोट करें, उसने ये भी नहीं लिखा ऑप्शन अवेलेबल टू मेंबर। उसने जेनेरिक टर्म यूज की, ऑप्शन अवेलेबल टू HTL। इसका मतलब क्या है? सोल्यूशन में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? हम डायरेक्टर्स वाली बात बताएं कि मेंबर्स वाली? दोनों बताइए। तो बताइए डायरेक्टर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं मेरे भाई? 3/4 मेजोरिटी के साथ। और मेंबर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। 51 Alpha Technologies Limited (ATL) is in the process of being incorporated as a public limited company. Further, ATL has plans to have its stock listed on Pakistan Stock Exchange within a period of 1 year of its incorporation. Basic information है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ गया। Required में कह रहे write a letter to the promoters of ATL on behalf of Best Financial Services who are their consultants, advising them about appointment authority and the terms of holding of office of the first एंड सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। ये तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अब जल्दी से बता दीजिए क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सब्सक्राइबर। और टेन्योर क्या होगा? टिल फर्स्ट एजीएम और शॉर्टर पीरियड। ठीक है। और सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। और उसका टेन्योर क्या होगा? 52 A. Mr. Zamir is the first chief executive of Ryan Industries Limited, a public company. The directors of the company are not satisfied with his performance. In view of provision of Company Act 2017, specify the term of office of Mr. Zamir and explain how he can be removed before expiry of the above term. क्या टर्म है? टर्म ऑफ ऑफिस क्या है भैया? पहले टर्म पूछ रहा है। हाँ, ये फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है तो उसका टेन्योर फर्स्ट एज और शॉर्टर पीरियड। फिर भूल गए, हमेशा भूल जाते हैं आप। और शॉर्टर पीरियड इफ सो डिटरमिन्ड। और रिमूव कैसे किया जा सकता है वो आपको पता है। 3/4 ऑफ डायरेक्टर्स और स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। B. Describe the provisions of Company Act 2017 which restrict the chief executive of a public company from carrying on any business competing with the company's business. ये कॉर्नर वाले भाई मुझे बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव कंपीटिंग बिजनेस। बताइए क्या रिस्ट्रिक्शन है? अगर इन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शन ठीक बता दी तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने छुट्टियां जाया नहीं की, सारी क्लास का इम्तिहान। और अगर ये सही ना बता सके इसका मतलब है आप लोगों ने छुट्टियां जाया की है। जी मेरे भाई बताइए, कंपेंडिंग बिजनेस की कोई प्रोविजन? मेरा तो ख्याल है कोई प्रोविजन नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव माइनर नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या कहना चाह रहे तो भैया इधर तो देखिए, मेरी तरफ देख के बताइए, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है जो उसे कंपेंडिंग बिजनेस करने से रोके?
उसकी स्पाउस नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है? अच्छा, उसका स्पाउस या माइनर चाइल्ड किसी कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी कंपीटिंग। अच्छा ये बताइए, इसमें एंगेज से क्या मुराद है? कि शेयर होल्डर भी नहीं होना चाहिए और मैनेजमेंट में भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं आता। 53. Explain the legal provisions of Company Act 2017 for appointment of subsequent chief executive. Subsequent chief executive अपॉइंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे, विद इन 40 days ऑफ इलेक्शन करेंगे, उसका टेन्योर होगा 3 years और शॉर्टर पीरियड। 54. Write short notes on the following. A chief executive can be removed by simple majority of shareholders. अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो गलती होती है ना, गलती वो दो तरह की होती है। एक होता है एरर, एक होता है ओमिशन। दोनों गलतियां, एरर भी ओमिशन भी। एरर का मतलब क्या है? जो लिखा उसमें गलती है। ओमिशन का मतलब क्या है? कि जो लिखना चाहिए था वो ही नहीं लिखा। जैसे आप करते हैं क्या? ओमिशन। कि जहां कहीं एक्सेप्शंस होती हैं, जहां कहीं कंडीशंस होती है, वो मेंशन नहीं करते। बेसिक रूल लिख देते हैं, उसकी एक्सेप्शन या कंडीशन जो है वो मेंशन नहीं करते। गलती कर जाता है ना ये। उसी तरह एग्जाम में भी अगर किसी क्वेश्चन में वो कहे ना, इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, गलतियां आइडेंटिफाई करो, इसमें देखो ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं स्टेटमेंट, तो आपने दो तरह की गलतियां पकड़नी है, एरर भी, ओमिशन भी। ये बात समझ आ रही है आपको? यहां पे देखे इस स्टेटमेंट में एरर भी है, ओमिशन भी है। एरर क्या है? कि चीफ एग्जेक्टिव सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशंस। ओमिशन क्या है? कि डायरेक्टर्स भी रिमूव कर सकते हैं 3/4 मेजोरिटी से। तो आपने एरर और ओमिशन दोनों मेंशन करने हैं। ये क्लियर हुई बात? भाई समझ आया कि नहीं? तो इसके साथ लिख ले, भूल जाएगा मेरे भाई, भूल जाएगा, लिख लो। एरर और ओमिशन दोनों बताने हैं, एरर और ओमिशन दोनों बताने हैं। 54 क्लियर हो गया? 54 आगे चलते हैं। 55. तब्दीली प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसेंटली बीन कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी एंड द डायरेक्टर्स इंटेंड टू अपॉइंट ए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। ठीक है, नया अपॉइंट कर ले। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2007 ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए चीफ एग्जीक्यूटिव। रिक्वायरमेंट बताइए। आल्सो स्टेट रिस्ट्रिक्शन इफ एनी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए चीफ एग्जीक्यूटिव। रिस्ट्रिक्शन भी बताइए। हर कंपनी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव रिक्वायर होना लाजमी है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए? हर कंपनी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होना रिक्वायर्ड है। जो कि अपॉइंट कब किया जाएगा? जो अपॉइंट कब किया जाएगा? फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है तो हाँ जी, सबसे और सब्सिक्वेंट है तो विद इन 14 days ऑफ इलेक्शन ऑफ डेट। यहां पे चूंकि कन्वर्ट कर रहा है तो फर्स्ट वाली बात तो आएगी नहीं। ठीक है, यहां पे सब्सिक्वेंट वाली बात आएगी। और रिस्ट्रिक्शन से इसकी क्या मुराद है? रिस्ट्रिक्शन से एक ही रिस्ट्रिक्शन मुराद होती है, क्या? कंपीटिंग बिजनेस वाले, कंपीटिंग बिजनेस वाले। 56. कैन ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी एंगेज हिमसेल्फ इन बिजनेस कंपीटिंग विद द कंपनीज बिजनेस? नहीं, एंगेज नहीं हो सकता। अच्छा, ये वाली कंडीशन किस तरह की कंपनी के लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए। गुड, ठीक है। 57. Board of Directors of Sunshine Limited want to remove existing Chief Executive Officer of the company and wish to replace him with Mr. Nazim as Chief Executive Officer. नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि जो पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट में जब हमने कह दिया कि पब्लिक कंपनी है तो इसका मतलब प्राइवेट के लिए मेंशन करना लाजमी नहीं है। वो अंडरस्टूड है। जिससे लॉ भी तो उसी तरह करता है ना, वो कहता है लिस्टेड कंपनी के लिए चीज जरूरी है, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि अनलिस्टेड के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लिखना चाहे कोई हर्ज नहीं है कि ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। लिखिए, जब हम लिख देते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए पब्लिक कंपनी तो अंडरस्टूड है कि ये प्राइवेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पे रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं हो रही।
जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अच्छा रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, मिस्टर नाजिम को लाना चाहते हैं। मिस्टर नाजिम इज ए कॉम्पिटेंट एंड विजनरी एम्प्लॉय होल्डिंग फॉरेन डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। द बोर्ड इज एग्री टू अपॉइंट मिस्टर नाजिम एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। रिक्वायर्ड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। हाउ कैन द एग्जिस्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस? 3/4 majority of directors, special resolution, simple. Second, who is authorized to appoint Mr. Nazim as chief executive officer of the company and what would be the term for which he may be appointed? कौन अपॉइंट कर? अच्छा, शेयर होल्डर भी तो अपॉइंट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते? शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं कर सकते, बाकी मेंबर भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिमूव कर सकते हैं मेंबर, अपॉइंट नहीं। अपॉइंट डायरेक्टर्स करेंगे। एंड व्हाट वुड बी द टेन्योर फॉर विच ही मे बी अपॉइंटेड? वो सिंपल 3 years। नहीं, 3 years नहीं है, 3 years का शॉर्टर पीरियड, यही है। ये नहीं है, ये नहीं है। फॉर द पीरियड जब तक के नेक्स्ट इलेक्टेड डायरेक्टर न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं करते। ये नहीं पढ़ा हुआ? 57 का पार्ट 3। What would be the minimum number of shares required to be acquired by Mr. नाजिम? जी, मिस्टर नाजिम ने कितने शेयर्स? उसके लिए शेयर होल्डर होना जरूरी ही नहीं है जी। हाँ, अगर आर्टिकल्स में मेंशन, आर्टिकल्स में तो कोई भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, वो वैलिड होगी, लेकिन हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करना है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक कोई शेयर होना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन बात आपकी ठीक है, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो फिर उस सूरत में उसका शेयर होल्डर होना रिक्वायर्ड है, लेकिन हम कंपनी एक्ट के मुताबिक आंसर कर रहे हैं। तो बताइए वो कौन से 4 डायरेक्टर हैं जिनका शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है? आप ही बताइए। सबसे पहले नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज मेंबर। दूसरा, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर। तीसरा, चीफ एग्जीक्यूटिव, और दूसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Whether it would be necessary to obtain members' approval for terms and conditions being offered to him? नहीं, डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, मेंबर्स भी कर सकते हैं आर्टिकल्स के मुताबिक। यानी आर्टिकल्स में देखा जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल्स ने कहा है कि डायरेक्टर्स टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे तो डायरेक्टर्स करेंगे, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मेंबर्स करेंगे तो फिर इसका मतलब है टर्म एंड कंडीशन उसकी मेंबर डिसाइड करेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन चीफ एग्जीक्यूटिव भी कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स और मेंबर इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नॉर्मली डायरेक्टर्स ही करते हैं। क्लियर जी? यहां तक जी। हम लोग एक चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव क्यों करेंगे? अभी वो सही से वर्क कर रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव उसकी जगह पे लाया है, तो उसे रिमूव करने के लिए कोई ना कोई तो उसके अगेंस्ट होनी चाहिए ना चीजें। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने की रीजन क्या हो सकती है? वो हो सकता है सही तरीके से काम ना कर रहा हो, ठीक है। अगर डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है चीफ एग्जीक्यूटिव से तो उसको रिमूव कर सकते हैं। लेके कौन आए? डायरेक्टर्स। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, डिससेटिस्फेक्शन नहीं लिखी, कोई वजह होगी, उन्हें उनका उसका चेहरा पसंद नहीं आया होगा। कोई भी वजह हो, और ये इररिलेवेंट। हमने ये देखना है कि लॉ क्या कहता है। क्या लॉ डायरेक्टर्स को रिमूव करने की इजाजत देता है? क्वेश्चन ये है। बिल्कुल तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकते हैं, ठीक जी। इसके बाद आगे, अच्छा केस स्टडी में चलते हैं। 58, एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017। स्पोर्ट आंसर विद रीजंस। अब हमने बताना है कंपनी एक्ट के मुताबिक है, और ये ज़हन में रखिएगा एरर ओमिशन दोनों। A chief executive other than the first chief executive of company is appointed by shareholder in the annual general meeting of the company for a period up to next annual general meeting। एक नहीं, दो नहीं, तीन गलतियां। पहली गलती क्या है? शेयर होल्डर अपॉइंट करते ही नहीं है, डायरेक्टर्स करते हैं। पहली गलती है चीफ एग्जीक्यूटिव, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, अदर ही इज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स। दूसरी, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होता, वो तो विद इन 14 days ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होता है। और तीसरा, उसका टाइम भी गलत बता रहा है, वो नेक्स्ट एजीएम तक नहीं अपॉइंट होता, बल्कि
3 years और शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। शाबाश। 58 क्लियर। 59 की तरफ आते हैं। ओमिशन कोई भी नहीं है, लेकिन हमने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि ओमिशन हो सकती है। हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको एरर ओमिशन दोनों रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हो सकती है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है ना हो। 59 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 12 डायरेक्टर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. It was specifically mentioned in his contract that he shall not be terminated before the expiry of term of his office. Directors are not satisfied with the performance of the chief executive, ठीक है, and want to remove him. Can they remove the chief executive in the presence of such clause? बिल्कुल कर सकते हैं, irrespective of any agreement or provision in articles of association. Chief executive can be removed by 3/4 majority of directors or through special resolution of members. 59 clear? 60. Mr. Sami, the chief executive officer of Malik Airways Limited, holds 9% shares of the company. He has now been offered to become the CEO of Akhtar IT Services Private Limited, a subsidiary of Yusuf Textile Mills Limited. Mr. Sami's spouse holds directorship in Yusuf Textile Mills Limited. Explain whether Mr. Sami can accept this offer. जी बताइए। उसे कहा कि आपको चीफ एग्जीक्यूटिव बना देते हैं अख्तर आईटी सर्विसेज में, और ये यूसुफ टेक्सटाइल मिल्स की सब्सिडरी है। अब बताइए, अगर वो मलिक एयरवेज लिमिटेड में चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, शेयर होल्डर भी है, उसे ऑफर कर दी गई आईटी सर्विसेज में, अख्तर आईटी सर्विसेज में, तो बताइए क्या ये कंपीटिंग बिजनेस का केस बनता है? कंपीटिंग बिजनेस का केस नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि वो एयरलाइन है, एयरवे है, और दूसरा टेक्सटाइल है, ठीक है। इवन जो उसके सब्सिडरी है अख्तर आईटी सर्विसेज, ये भी कंपीटिंग बिजनेस में नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर अख्तर ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। 61, अच्छा 61 तो हमने कर लिया था, तो इसको क्लोज कर दें आप। चलिए, अच्छा आपको याद होगा दो चीजें, एक तो मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 13 जब खत्म होगा उसके बाद आपको केस स्टडी सिखानी है मैंने, ठीक है, तो इंशाल्लाह कल या परसों के लेक्चर में हम केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ अरेंजमेंट मैंने रिक्वेस्ट की है केस स्टडी के लिए कि वो कर दें, कॉलेज मैनेजमेंट उन्होंने कहा कि एक आधे दिन में कर देंगे, तो अगर कल अवेलेबल हुआ तो कल, वरना हम परसों के लेक्चर में केस स्टडी डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपको पता है आपके सिलेबस में एमसीक्यूज भी हैं, एमसीक्यूज भी पेपर में। कितने मार्क्स के एमसीक्यूज? 30 मार्क्स के। 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे एमला वाले पोर्शन में से, और 15 नंबर के एमसीक्यूज सीला वाले पोर्शन, और अभी तक हमने कोई एमसीक्यूज नहीं किए और आपने पूछा भी नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब सुन लीजिए, अब सुन लें। अभी एक तो आपका सैटरडे को होंगे एमसीक्यूज चैप्टर 11 के, चैप्टर 11 के एमसीक्यूज डिस्कस होंगे सैटरडे को, नोट कर ले मेरे भाई, भूल जाएंगे। चैप्टर 11 के एमसीक्यूज सैटरडे को डिस्कस होंगे, और फिर चैप्टर 13 के एमसीक्यूज कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ताजा ताजा पढ़ा हुआ ना। अच्छा, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के दो फायदे होते हैं, एक तो एमसीक्यू का पोर्शन हमारा प्रिपेयर हो जाता है, दूसरा इसका जो ज्यादा बड़ा फायदा है वो ये है कि आपके कंसेप्ट की रिवीजन भी हो जाती है। और जितना एमसीक्यूज में हम सोचते हैं ना, नॉर्मली जब रटे वाला कंसेप्ट रिवाइज कर रहे होते हैं, वो माइंड उस तरीके से नहीं सोचता। तो एमसीक्यूज याद रखें, एक तो हम इस वजह से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे सिलेबस में शामिल है, और दूसरा इस वजह से भी ताकि इससे हमारे चैप्टर की रिवीजन हो जाए। तो आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हुए जहन में ये भी मकसद रखना है कि चैप्टर की रिवीजन भी साथ साथ हो रही है। तो ये जो आप भूला है ना 3 दिन की गैप की वजह से, इसको रिफ्रेश करने में एमसीक्यूज बड़ी हेल्प करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने चैप्टर 13 के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, ये आप अटेम्प्ट करके आएंगे। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा आप अटेम्प्ट करके आए? लिख के लाएंगे, हाँ, या उसके ऊपर निशान टिक लगा लें, या अलहदा पेज पे, वो आपकी मर्जी है, अलहदा पेज पे भी लिख के 1 2 3 उसको आगे मार्क कर दें, ठीक है। दोनों तरीकों से अलाउड है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, आदत अपनी ये बनाइए, कोशिश करें, बेहतर अप्रोच क्या है, अलहदा पेज पे करें। कहीं ये ना हो एग्जाम में जब वो आपका पास पेपर आए उसके ऊपर एमसीक्यूज हो, आप उसके ऊपर टिक कर रहे हो
और बाद में जब टाइम खत्म हो जाए तो आप एग्जामिनर से पूछे भाई क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं ले रहे आप हमसे, एमसीक्यूज तो सारे हमने इसके ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, वो एक लगाएगा, कहेगा भाई किसने सिखाया नहीं था, एमसीक्यूज लादा पेज पे अटेम्प्ट करते हैं, वो आंसर शीट पे अटेम्प्ट करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एमसीक्यूज को आंसर शीट पे अटेम्प्ट करें, इसके ऊपर टिक ना लगाएं। लेकिन अगर लगाएंगे टिक तो मैं वो भी चेक, वो हम हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि क्लासरूम में आप यूज कर रहे हैं उसको, एक्सेप्टेबल है। जी क्लियर हो गया। कल हमने एमसीक्यूज डिस्कस करना है चैप्टर 13 के, और सैटरडे को चैप्टर 11 के। चलिए इसको हम करते हैं क्लोज, और अब चलते हैं हम फ्रेश कंसेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर 13 का। स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें। चैप्टर है हमारा 13 मैनेजमेंट। कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट, अदर कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स कह रहे हैं या ऑफिसर्स कह रहे हैं, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता उससे। अदर से क्या मुराद है? इससे पहले हम कौन कौन से ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं डायरेक्टर्स के बारे में, हम पढ़ चुके हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है जो कंपनी से रिलेट कर रहा हो। तो कंपनी में अदर ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं या ऑफिसर्स कौन कौन से हैं? ये ऑफिसर्स हैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ये है कंपनी सेक्रेटरी, ये है सोल परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, और ये है शेयर रजिस्ट्रार। वन बाय वन इन चारों के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए हमारे सिलेबस में ये चारों जो ऑफिसर्स हैं इनकी ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं है, ठीक है। ज्यादा डिस्कशन हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा डिस्कशन डायरेक्टर्स की, उसके बाद किसी हद तक चीफ एग्जीक्यूटिव की। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन इनमें से सेट हो सकता है और होता है, खासतौर पे एमसीक्यू सेट हो सकते हैं। तो इसीलिए अटेंटिव होके पढ़िएगा और समझिएगा। सबसे पहले चेयरमैन ऑफ बोर्ड। इससे पहले एक चीज ध्यान में बिठा ले, चेयरमैन ऑफ बोर्ड और एक कंसेप्ट है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, सेम नहीं है। चेयरमैन ऑफ बोर्ड और चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेम कंसेप्ट नहीं है, डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ मीटिंग का मतलब क्या है? भाई मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन होगा, चेयर कौन करेगा, ठीक है। वो नॉर्मली चेयरमैन ऑफ बोर्ड ही होता है, लेकिन वो कोई और भी हो सकता है। वो अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड नहीं आया या वो राजी नहीं आया, कहता है मैं नहीं चेयरमैन बनना, तो डायरेक्टर में से कोई दूसरा बंदा चेयरमैन बन जाएगा। अगर डायरेक्टर्स कहते हैं हम में से किसी ने भी नहीं बनना चेयरमैन, तो मेंबर्स में से कोई बंदा चेयरमैन ऑफ मीटिंग, थोड़े से मीटिंग के लिए बनना है ना, 2-4 घंटों के लिए, 8-10 घंटों के लिए। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का कंसेप्ट डिफरेंट है। ये कौन सा कंसेप्ट है? चेयरमैन ऑफ बोर्ड। वो कहता है हर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक चेयरमैन जरूर होगा। हर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक चेयरमैन जरूर होगा। क्राइटेरिया क्या है? वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से सेलेक्ट किया जाएगा। भाई ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा ना हो। एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो होता था। अच्छा मुझे भूल गया, मुझे सच बताना है आपने। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की टाइप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? नॉन एग्जीक्यूटिव की टाइप, हाँ, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता था और एक नॉट इंडिपेंडेंट आता था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आगे याद। तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की निस्बत। तो ठीक है, टाइम फ्रेम क्या होगा? अच्छा, ये किसी हद तक किसकी रिक्वायरमेंट्स मिलती जुलती है? चीफ एग्जीक्यूटिव से। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा एंड में जाके डिफरेंस क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट में और इसमें, एक जगह में फर्क भी आएगा। टाइम फ्रेम, कब अपॉइंट करना है चेयरमैन को? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के 14 डेज के अंदर अंदर। टेन्योर क्या है बताइए, यहाँ पे क्या फर्क आया? शॉर्टर पीरियड वाला। शाबाश, शॉर्टर पीरियड।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी बोर्ड डिटरमिन कर ले, बोर्ड डिसाइड कर ले। रिस्पॉन्सिबिलिटीज चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोर्ड डिसाइड करता था, या मेंबर भी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स, लेकिन नॉर्मली बोर्ड ही करता था। तो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेगा। हाँ, इसकी जो एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि ये एक रिव्यू रिपोर्ट बनाता है ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड ने सारा साल कैसा काम किया, और इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करके भिजवा दिया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पता ना आपको क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप बनाते होंगे क्या? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नोट्स टू द अकाउंट्स। नाम शायद आप कुछ और बोलते हो, शायद इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हो। आपको भी दो ही बनाना सिखाएं? कोई बात नहीं, आगे चल के आप बाकी भी बनाना सीखेंगे, बेफिक्र रहे। ठीक है, हाँ, बाकी 5 चले, इसी 2 को समझ लेते हैं, यही 2 है। तो ये एक होती है क्वार्टरली, जो कितने महीनों बाद बनती है, एक होती है हाफ ईयरली, एक होती है एनुअल। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब शेयर होल्डर को भिजवाई जाएंगी तो उसके साथ चेयरमैन अपनी एक रिव्यू रिपोर्ट भी लिखेगा, जिसमें वो बताएगा कि उसके ख्याल में डायरेक्टर ने सारा साल कैसा काम किया, और डेफिनेटली वो यही लिखेगा कि सारा साल अच्छा काम किया। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट की बजाय लॉस आ जाता है, तो उस वक्त उसे अपनी रिव्यू रिपोर्ट में फिर मजबूरन कुछ जिक्र करना पड़ता है कि कुछ काम हमसे ठीक नहीं हुए। बहरहाल जो भी सिचुएशन है वो रिव्यू रिपोर्ट में सारे साल की डायरेक्टर की जो परफॉर्मेंस होगी उसको डिस्कस करेगा चेयरमैन। तो ये रिव्यू रिपोर्ट भी इसका, और ये कब भिजवाई जाएगी? साल के बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ शेयर होल्डर्स को। ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसके बाद कह रहा है फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज सीईओ एंड चेयरमैन may not be, should not be same person for specified company। अच्छा, ये अजीब बात कर गया। इसको पढ़ के तो मुझे पहला ये कंसेप्ट समझ में आया कि सीईओ और चेयरमैन सेम हो भी सकते हैं, सेम हो भी सकते हैं सीईओ और यानी एक ही बंदा सीईओ भी होगा, चेयरमैन भी होगा। लेकिन कुछ कंपनीज के केस में, किस कंपनीज के केस में? स्पेसिफाइड कंपनीज, जो कमीशन स्पेसिफाई कर दे। उस सूरत में अगर कमीशन ने कह दिया कि कुछ कंपनीज के केस में सीईओ अलहदा होगा, चेयरमैन अलहदा होगा, तो दोनों पर्सन अलहदा होंगे। पहला क्वेश्चन मेरे में आ रहा है, वो कौन सी कंपनीज हो सकती है लिस्टेड? ये कंसेप्ट लिस्टेड कंपनी के लिए, तो सारी कंपनी लिस्टेड होगी। मे बी लिस्टेड कंपनी में भी जो कोई ज्यादा क्रिटिकल हो, लिस्टेड कंपनी में भी कोई ज्यादा क्रिटिकल हो, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक वगैरह ज्यादा क्रिटिकल होते हैं ना आम कंपनी की निस्बत। तो शायद उसने इस तरह, अब मुझे नहीं पता कि कौन, लेकिन स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए दोनों सीईओ और चेयरमैन सेम नहीं होंगे, जिसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। कैसे, कौन स्पेसिफाई करेगा? चेयरमैन। ओहो, चेयरमैन नहीं करेगा, कमीशन करेगा। चेयरमैन स्पेसिफाई करेगा, कमीशन करेगा, कमीशन करेगा। अच्छा नहीं, असल में मेरा ज़हन दूसरी तरफ चला गया था, इसलिए आप डिटेल करने में कामयाब हो गए। स्पेसिफाइड जो है ना, ये फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज, ये आपको लॉ में डिफरेंट प्लेसेस पे नजर आएगा ये कंसेप्ट, फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज। तो मैं इसकी लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ। हमारे लॉ में कुछ प्रोविजन ऐसी होती हैं जो नॉर्मली सेम रहती हैं। वो आज से 30-35 साल पहले जो लॉ था तब भी वो प्रोविजन थे, उससे पहले जो लॉ था 100 साल पहले वाला तब भी वो प्रोविजन थे। कुछ प्रोविजन ऐसी हैं जो कि कभी कभार चेंज, कुछ ऐसी होती हैं जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती। जैसे कुछ अर्सा पहले तक एक प्रोविजन हुआ करती थी कि एक कंपनी जब डिविडेंड को अनाउंस करेगी तो वो विद इन 45 डेज उसकी पेमेंट करेगी, लाजमी है। कुछ अरसे के बाद ये प्रोविजन चेंज हो गई और प्रोविजन आई कि कोई कंपनी डिविडेंड को अनाउंस करेगी तो विद इन 30 डेज उसकी पेमेंट करेगी। अब जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ आती है ना, उसमें टेक्नोलॉजी आती है, तो बिजनेस आसान होता जाता है।
जैसे इससे पहले आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन आज से 10, 12, 15 साल पहले करनी होती तो आपको पता है वो बिजली का बिल भी जमा करवाना था, लाइनों में लग के जमा करवाते थे। और कोई अगर पेमेंट निकलवानी तो बैंक में जाते थे, चेक लेते थे और वहां से पेमेंट निकलाते थे, दूसरे बंदे को फिर पेमेंट दिया करते थे। अब आपको पता है इंटरनेट के जरिए, बल्कि इंटरनेट में तो मोबाइल के जरिए से आप ट्रांजैक्शन कर सकते। तो जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर में एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ट्रांजैक्शंस करना आसान होता जा रहा है, तो उससे डिविडेंड का पीरियड भी कम कर रहे हैं। अब रिसेंटली जो प्रोविजन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि आपको पता हो, लेकिन वो ये है कि डिविडेंड की पेमेंट अनाउंस हो गया, 15 दिन के अंदर डिविडेंड की पेमेंट होगी। लेकिन हमारे सिलेबस में उसने ये नहीं लिखा हुआ, नोट कीजिएगा जरा, कि जब एक कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो विद इन 15 डेज उसकी पेमेंट करेगी। बल्कि लिखा क्या हुआ है, जब कोई एक कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड उसकी पेमेंट करेगी। स्पेसिफाइड पीरियड क्यों लिखा, ये सुनना है। लॉ जब बनता है ना तो एक पूरा प्रोसीजर होता है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। वो नेशनल असेंबली में जाता है, वो सेनेट में जाता है, वहां पे डिबेट होती है, प्रेसिडेंट फिर अप्रूव करता है, प्रेसिडेंट अगर अप्रूव ना करे वापस सेनेट में जाता है या नेशनल असेंबली में जाता है। ये सारा प्रोसेस है, हम चैप्टर 1 मर्केंटाइल लॉ में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट लॉ को बनाना भी मुश्किल है, इसको चेंज करना भी मुश्किल है। तो अब कुछ लॉ में ऐसी प्रोविजंस हैं जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं। तो एससीसीपी ने सोचा, उसने कहा अगर मैं हर चीज कंपनी मेंशन कर दूं और बाद में उसको चेंज करने की जरूरत पड़ी तो फिर जिस तरह ओरिजिनल लॉ बनता है ना उसी तरह उसको चेंज करने के लिए भी सेनेट के पास, नेशनल असेंबली के पास और प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा, जिसमें बाजुकात महीनों लग जाते हैं। तो एससीसीपी ने पता क्या किया, उसने कहा जिन जगहों पे मुझे शक है कि अगले कुछ 2, 4, 5 सालों में प्रोविजंस चेंज हो सकती हैं, वहां पे मैं पक्की प्रोविजन ऐड नहीं करता। वहां पे मैं वर्ड यूज कर देता हूं स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड कंपनीज, स्पेसिफाइड पर्संस। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। स्पेसिफाई फिर इनको मैं अलहदा बाद में अपने सर्कुलर इशू करके करूंगा। ठीक है, यहां पे स्पेसिफाइड का मतलब क्या है, वो कंपनीज जिनको कमीशन स्पेसिफाई कर देगा। अब कमीशन ने अलहदा से स्पेसिफाई करना है। जैसे कमीशन के जेल में आया भाई बैंक्स जो हैं उनको स्पेसिफाइड कंपनीज की लिस्ट में होना चाहिए, वो सर्कुलर इशू करेगा, स्पेसिफिक लिख देगा स्पेसिफाइड कंपनीज इंक्लूड बैंकिंग कंपनीज। अगले हफ्ते उसके जेल में आया कि नहीं इंश्योरेंस कंपनी भी होना चाहिए, वो फिर लिख देगा स्पेसिफाइड कंपनीज इंक्लूड्स बैंक एंड आल्सो इंश्योरेंस कंपनीज। अब देखिए इसमें उसका मकसद भी पूरा हो गया और अब ये लॉ चेंज होने के लिए सेनेट और नेशनल असेंबली में भी नहीं गया। तो अब बता, अब एससीसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या प्रोविजन एज इट इज मेंशन कर देना बेहतर है कि स्पेसिफाइड कंपनी को मेंशन कर देना चाहिए, और ये स्पेसिफाई कि कौन कौन सी कंपनी है ये अलहदा सर्कुलर या नोटिफिकेशन में होना चाहिए? बताइए क्या बेहतर है? अलहदा होना चाहिए, जो इस तरह वो कर रहा है वो इसी तरह कर रहा है। अब मजे की बात सुने, कंपनीज एक्ट हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो जो सर्कुलर या नोटिफिकेशंस है वो हमारे सिलेबस में कोई नहीं है। तो इसीलिए हम ये तो पढ़ते हैं कि स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए ये होगा, स्पेसिफाइड पीरियड में ये होगा, लेकिन वो स्पेसिफाइड पीरियड है कितना या स्पेसिफाइड कंपनीज कौन कौन सी है, ये चूंकि अलहदा सर्कुलर नोटिफिकेशन में मेंशन किया जो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते। क्लियर होगा? तो आइंदा कभी अगर स्पेसिफाइड कंपनीज वगैरह की बात करेगा आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, आप समझ आइएगा कि कहानी क्या है। ठीक है, वो अलहदा सर्कुलर है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए एससीसीपी मेंशन कर सकता है क्या कि सीईओ और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड सेम पर्सन नहीं होंगे, बाकी में सेम पर्सन होंगे। कहानी क्लियर होगी चेयरमैन की? ये किसके चेयरमैन की? मीटिंग के चेयरमैन की बात हो रही थी ना, बोर्ड के चेयरमैन की बात हो रही थी, जिसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी डायरेक्टर के वो काम करता है रिव्यू रिपोर्ट, जो शेयर होल्डर को भिजवाई जाती है किसके साथ? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। शाबाश, आगे चलते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी हर पब्लिक कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। जैसे हर किस कंपनी का चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होना चाहिए? पब्लिक का कि प्राइवेट का? लिस्टेड का, भी पढ़ा ना, हर लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन हर पब्लिक कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी।
तो मुझे बताइए पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव की तादाद ज्यादा होगी या कंपनी सेक्रेटरी की? कंपनी सेक्रेटरी की, ठीक है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज कम है, पब्लिक कंपनीज ज्यादा है। अब आगे चलें, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा ये सुन लें, हमने ये पढ़ा कि डायरेक्टर जो हैं, अगर कोई एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो बाकी डायरेक्टर उसकी कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं कि करेंगे, डिपेंड कर रहा है। अगर तो लिस्टेड कंपनी है फिल करना रिक्वायर्ड है, कितने अरसे में? 14 डेज में, सॉरी 90 डेज में, 90 डेज में फिल करना रिक्वायर्ड है। और अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है फिर तो 14 डेज में फिल करना रिक्वायर्ड है। फिर फिल करना रिक्वायर्ड नहीं, प्रोवाइडेड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, वरना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट से कम है अगर डायरेक्टर, तो फिर फिल करना लाजमी है, लेकिन उसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। अच्छा मुझे बताइए, एक डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, डिस्क्वालीफाई, बाकी डायरेक्टर्स को कैसे पता चलेगा? बाकी डायरेक्टर को कैसे पता चलेगा? ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप वन वर्ड में मेरे से पूछे ना सर कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मैं कहूंगा डायरेक्ट ये इंश्योर करना विद इन द कंपनी के कंपनीज एक्ट की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्स। अब देखें, आपके ख्याल में जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने लॉ पढ़ा होगा? उन्हें लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। उनको तो नहीं पता होगा कि कंपनीज एक्ट क्या है, लिस्टिंग रेगुलेशंस क्या है, प्रोबेबली नहीं पता होगा, क्योंकि वो अपने बिजनेस के एक्सपर्ट होंगे, हो सकता है पढ़े लिखे लोग ना हो इतने। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी ने लॉ पढ़ा होगा। इसके लिए स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन भी होती है, फिर अगेन स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन जो कमीशन कह देगा, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी ये है इंश्योर करना है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनी में अप्लाई होती हैं, अप्लाई, और अगर कहीं पे कोई वायलेशन है वो डायरेक्टर्स को बताए और उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शन लिए जाए। तो यहां पर कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बोर्ड को एडवाइस करना, किस चीज पे? कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स पे, कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, इसको इस तरीके से पूरा किया जाए। क्योंकि नॉर्मली बोर्ड लीगल मैटर्स के एक्सपर्ट नहीं होते, जबकि कंपनी सेक्रेटरी लीगल मैटर्स का एक्सपर्ट होता है। इसका बाकायदा कोर्स होता है, ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरी का। फिर इसके बाद टू मेंटेन रेलिवेंट रिकॉर्ड, और उस लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रेलिवेंट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। जैसे अब डायरेक्टर्स को ये तो पता है कि हमें पैसा चाहिए और हमने शेयर्स को इशू करना है, अब उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, या रेजोल्यूशन के बगैर ही हम शेयर को इशू कर सकते हैं, ये अगर उन्होंने पता करना है, कौन बताएगा? कंपनी सेक्रेटरी। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, बताइए क्या डायरेक्टर स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर सकेंगे? उनको तो नहीं पता होगा कैसे लिखना है, तो कौन ड्राफ्ट करेगा? तो उससे जो लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो भी यही मेंटेन करेगा, यही प्रिपेयर करेगा, यही अपने पास रखेगा। क्राइटेरिया क्या है? यानी कौन बंदा कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है? जो कमीशन ने स्पेसिफाई कर दिया हो। अब हमें नहीं इससे कोई गर्ज कि उन्होंने LLB कहा हुआ है, या उन्होंने चार्टर्ड सेक्रेटरी का कोर्स कहा उससे पास किया हो, या सिंपल मास्टर्स की क्वालिफिकेशन वाला भी, हमें इस तरफ जाने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ इतना लिख देंगे स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन। हाँ एक चीज है, क्या कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉय होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव चले भी जाते हैं, डायरेक्टर्स भी आते हैं, चले जाते हैं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, आपको पता है 3 साल का पीरियड होता है, रीअपॉइंटमेंट हो जाए तो ठीक है मजीद, लेकिन वो रीअपॉइंटमेंट नहीं है तो 3 साल बाद उनका ताल्लुक खत्म। कंपनी सेक्रेटरी परमानेंट एम्प्लॉय है। क्या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एम्प्लॉय होता है कंपनी का? हाँ, वो तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से सिलेक्ट करते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं होता, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एम्प्लॉय है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। कंपनी सेक्रेटरी के बाद नेक्स्ट ऑफिसर सोल परचेज सेल, सोल परचेज, सोल सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। इससे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट सुन लीजिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने एक टर्म शायद सुनी हो, मोनोपोली। मोनोपोली का क्या मतलब होता है? इजारादार, यानी एक सेक्टर को एक ही कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। जैसे किसी जमाने में PTCL, ठीक है, जब कोई जायज वारिद वगैरह नहीं होता था, PTCL वो एक एप्लीकेशन दे, कई कई सालों के बाद कनेक्शन मिलता था। अब तो आप जाते हैं, आपको कनेक्शन भी देते हैं उसी वक्त में, साथ में फ्री बैलेंस भी देते हैं। लेकिन आज से कोई 20-25 साल पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं थी।
जब मोनोपोली होती है तो बताइए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोपोली बेहतर है, गुड थिंग है या बैड थिंग है? बैड थिंग है। लॉ इसको डिस्करेज करता है। लॉ कहता है मोनोपोली क्रिएट करना ये कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, ये कंज्यूमर से उसकी आजादी खींचता है, इसको वो डिस्करेज करता है। अब फर्ज कीजिए अगर एक कंपनी है, उसने प्रोडक्शन करनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, और उन्होंने ये कहा जी पूरे पाकिस्तान में हम सिर्फ एक ही पार्टी से माल खरीदेंगे, हमारा परचेज एजेंट भी एक होगा और हम सप्लाई भी जो है वो एक ही पार्टी के थ्रू देंगे। सोल परचेज, सोल सेल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, सोल एजेंट यानी एक ही बंदा डिस्ट्रीब्यूट, सारे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक ही बंदे के पास है। लॉ ने यह कहा कि इससे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी। आपको चाहिए ये कि 4 प्रोविंस आप कम से कम इतना तो काम कर लें कि सिंध के लिए लहदा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट हो जाए, पंजाब के लिए लहदा और बाकी प्रोविंसेस के लिए लहदा। तो लॉ इस चीज को डिस्करेज करना चाहता है कि कोई भी कंपनी सोल परचेज या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट को अपॉइंट के थ्रू काम करे। तो परवीन उन्होंने क्या रखी, उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी सोल परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट करना चाहती है तो पहले कमीशन से अप्रूवल ले। अप्रूवल ऑफ कमीशन नेसेसरी है सोल एजेंट को अपॉइंट करने के लिए। हाँ, एक सूरत में जरूरी नहीं है। वो कब? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो पाकिस्तान से बाहर और उसके मेजर ऑपरेशंस भी पाकिस्तान से बाहर हो। तो इसका मतलब मेजर ऑपरेशन पाकिस्तान से बाहर है तो पाकिस्तान के अंदर माइनर ऑपरेशन है, तो छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए सोल एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। यानी इस कंपनी ने कमीशन से अप्रूवल नहीं लेनी जो इनकॉर्पोरेट हो पाकिस्तान से बाहर और उसका मेजर बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर हो। वरना बाकी कंपनीज अगर सोल परचेज या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट करना चाहती है, क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और इस रिक्वायरमेंट के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है भला? वो मोनोपोली को डिस्करेज करना। ठीक है, ये असल में कमीशन फिर डिसाइड कर, अगर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो ना उसकी अप्रूवल दे देते हैं या कोई मिनिस्टर वगैरह को, लेकिन अगर वैसे कोई प्राइवेट हो तो उसको फिर नॉर्मली परमिशन नहीं मिलती। टैक्स शेयर रजिस्ट्रार, ये भी सिंपल कंसेप्ट। आपने एक लफ्ज आउटसोर्सिंग सुना है? आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग नहीं? हाँ, आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है, मैं बताता हूं आपको। मैंने असाइनमेंट दी, हाँ कहा भाई ये 10 केस स्टडीज करके लाओ, आज की होम असाइनमेंट है। आपने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं अकाउंटिंग की असाइनमेंट करूंगी, लॉ की करूं। आपने फैसला किया अकाउंटिंग की करते हैं, लॉ खैर है इजी है, पास हो जाएगा ऐसे। आपने क्या किया, आपने किसी दूसरे बंदे को कहा कि भाई ये असाइनमेंट्स हैं, तुम इस तरह करो, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, बर्गर खिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा, ये असाइनमेंट तुम कर दो। अगर आप किसी दूसरे बंदे के हवाले असाइनमेंट कर देते हैं, आपका काम वो करता है और बदले में कुछ पैसे ले लेता है, कुछ इंसेंटिव ले लेता है, यह है आउटसोर्सिंग। प्रैक्टिस में ये कॉमन है। आउटसोर्सिंग से हमें मौका मिलता है कि हम अपनी कोर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर सकें। इसकी एक बड़ी एग्जांपल है टैक्स रिटर्न फाइल करना। आपको पता है हर कंपनी ने साल के बाद एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइल करना होती है, जिसपे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। इसके लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन होती है। पहली ऑप्शन ये कि टैक्स का एक्सपर्ट अपने पास एम्प्लॉय रख ले और वो 11 महीने कुछ भी काम ना करे, 12वें महीने में टैक्स रिटर्न बना के एफबीआर को जमा करवा दे। एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन यह है कि एम्प्लॉय ना रखा जाए, बल्कि जब टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आए, मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके इस एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया जाए कि सर हम टैक्स रिटर्न नहीं बना सकते, आप हमारे बिहाफ पे टैक्स रिटर्न बनाएं। आपने अपनी एक एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो जो एक्सपर्ट बंदा है वो आपके टैक्स रिटर्न बना के 2-4 चीजें आपसे पूछेगा, फाइल कर देगा एफबीआर। तो बताइए आउटसोर्सिंग अच्छा काम है कि नहीं? अब मुझे ये बताइए, एक लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होता है उसमें? फ्रीली। रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर, राइट टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, ये कौन सी कंपनी में होता है? प्राइवेट में। लिस्टेड में तो ऐसे नहीं होता ना, फ्रीली ट्रांसफर। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप जाएं तो डेली बेसिस पे तकरीबन हर कंपनी के हजारों शेयर सेल परचेज हो रहे होते हैं।
इसका मतलब है इस हिसाब से कंपनी के पास भी हजारों एप्लीकेशंस आ रही होंगी, हजारों ना सही सैकड़ों सही, ठीक है, या उससे भी कम, लेकिन डेली बेसिस पे बहुत सी एप्लीकेशंस आ रही होंगी शेयर को ट्रांसफर करने के लिए कि सर मेरे पास शेयर थे, मैंने इसको बेच दिए, अब मेरे नाम से इसको ट्रांसफर कर दे। अब कंपनी तो सारा दिन, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो तो सारा दिन हो सकता है यही काम करती रहे, शेयर को ट्रांसफर करती रहे। तो इसका उन्होंने एक आसान हल निकाला। क्या? एक मार्केट में एक्सपर्ट बैठा होता है जिसका काम ही यही होता है। हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी शेयर ट्रांसफर बुक्स होती है ना, यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कि हमारे कौन कौन से लोग मेंबर्स हैं, किस बंदे के पास कितने शेयर हैं, ये रजिस्टर ले जाके उस बंदे के हवाले कर देते हैं। उसे कहते हैं सर आप हमारे बन जाए शेयर रजिस्ट्रार। हमने आइंदा जब भी शेयर नए इशू करने हो या ऑलरेडी इशूड शेयर को ट्रांसफर करवाना हो, हम ये काम नहीं करेंगे। हम लोगों को आपका नाम पता दे देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, वो आपके पास आएंगे, हमारे बिहाफ पे आप ये शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर करते रहिएगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। बताइए कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए जिसमें बहुत सी ट्रांजैक्शन होती है शेयर ट्रांसफर की डेली बेसिस पे, खुद इन ट्रांजैक्शन को मैनेज करना बेहतर है कि ट्रांसफर कर देना किसी और को? ट्रांसफर कर देना। उस बंदे को क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार। अब डेफिनेटली ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसी के शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? टू हैंडल ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि जब भी शेयर की सेल और परचेज होगी तो अब अगर मेरे पास शेयर्स हैं और मैंने इन भाई के नाम पे ट्रांसफर करने हैं, मैं ट्रांसफर करवाने के लिए कंपनी ऑफिस में नहीं जाऊंगा, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर जाऊंगा? अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी ने अपना शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट किया है और वो कौन है? और वो कौन है जी? ये शेयर रजिस्ट्रार, इसका नाम मेंशन किया जाएगा। जो अब जो एप्लीकेशन जाएगी ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए, किसके पास जाएंगी? कंपनी के पास नहीं जाएंगे। और कंपनी जो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग होगा इसमें मेंशन करती है कि शेयर रजिस्ट्रार कौन है, उसका नाम। और जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, प्रोस्पेक्टस, जब भी नए शेयर को इशू करना हो तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, उस प्रोस्पेक्टस में भी नाम लिखा जाता है शेयर रजिस्ट्रार का। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में भी। और वो अभी यहां पे नहीं है, वो प्रोस्पेक्टस वाले टॉपिक में हम सीखेंगे। और जब जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाता है उसमें भी मेंशन किया जाता है कि शेयर रजिस्ट्रार कौन है। कुछ क्लियर हुआ? 2 मिनट में क्विक सी रिवीजन कीजिए। मुझे ये बताइए कि आज के लेक्चर में हमने कौन से कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा, सोल परचेज सेल एजेंट के बारे में पढ़ा, शेयर रजिस्ट्रार के बारे में पढ़ा। तो मुझे बताइए कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड किस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? लिस्टेड कंपनी के लिए। कौन से डायरेक्टर्स में से सिलेक्ट किया जाता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से सिलेक्ट। टेन्योर क्या है? 3 ईयर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? जो बोर्ड डिसाइड करेगा प्लस रिव्यू रिपोर्ट बनानी है इसने। और क्या सीईओ और चेयरमैन सेम पर्सन हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए सेम पर्सन नहीं होंगे। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी। किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना? पब्लिक कंपनी के लिए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना है विद इन द कंपनी। क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफिकेशन क्या होगी? जो कमीशन स्पेसिफाई कर देगा। और ये कंपनी का एम्प्लॉय होगा। शेयर रजिस्ट्रार भी एम्प्लॉय नहीं होता, वो भी एक्सटर्नल पार्टी होती है। और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी एम्प्लॉय नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये कंपनी का एम्प्लॉय होता। फिर इसके बाद सोल परचेजर सेल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या एक कंपनी सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है? यस, लेकिन अप्रूवल ऑफ कमीशन रिक्वायर्ड है। हाँ, अप्रूवल ऑफ कमीशन रिक्वायर्ड नहीं होगी अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान से बाहर, और दूसरा उसका मेजर जो बिजनेस है वो भी पाकिस्तान से बाहर कंडक्ट होता है। शेयर रजिस्ट्रार किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है? इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को हैंडल करना। एप्लीकेशन अगर शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया, एप्लीकेशन शेयर ट्रांसफर के लिए किसको जाएगी? शेयर रजिस्ट्रार को। और इसका नाम मेंशन किया जाएगा नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। ये थे हमारे आज के कंसेप्ट। हाँ, लेकिन 5 रुपए के क्वेश्चन रह गए। 5 नहीं, कल तक भूल जाएंगे आप सारा कुछ। अच्छा चलिए ठीक। फिर एमसीक्यूज भी याद है आपको? एमसीक्यूज भी करके आने हैं।
चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। पास पेपर एमसीक्यू इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।